मित्रों नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर विदर्भ टीवी देशोन्नति और राष्ट्र प्रकाश की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा शो चक्रव्यूह नागपुर की जनता को समर्पित है। नागपुर की जनता की विभिन्न समस्याओं, विभिन्न सवालों का समाधान देने की कोशिश इस शो के माध्यम से की जाएगी। मैं सबसे पहले आप सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सत श्री अकाल, जय भीम। मित्रों, प्रणाम है आपको, साथ में परिवेश को और हमारी इस भूमि को, प्यारे भारत देश को, और प्रथम पूज्य हैं सदा पूज लेता हूं उन्हें भी, मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को। तो मित्रों, जनता के सवालों के चक्रव्यूह का आज हम भेदन करने बैठे हैं। देखना है कि आज राजनीति का कौन सा अभिमन्यु इसमें सफल होगा। जनता के सवाल हैं और जवाब शासन प्रशासन को देने हैं। आज शासन और प्रशासन के नुमाइंदे हमारे बीच बैठे हैं। शासक दल के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, प्रशासन चलाने वाले लोग हैं। हमारे साथ आज विदर्भ टीवी देशोन्नति और राष्ट्र प्रकाश के इस शो में जनता के सवालों का समाधान करने आज शामिल हो रहे हैं माननीय श्री दयाशंकर जी तिवारी। आप वरिष्ठ पार्षद हैं, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष हैं, पूर्व सत्तापक्ष नेता है और भावी महापौर है, जो कि आज भाजपा से हैं और मनपा सरकार का पक्ष रखने जा रहे हैं। हमारे साथ दूसरे पार्टिसिपेंट हैं श्री शेखर जी साबर बांधे। आप पूर्व उप महापौर हैं, नागपुर के 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आप शिवसेना के अध्ययनशील और जुझारू नेता है, जो शिवसेना की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ श्री दुनेश्वर जी पेठे हैं, हमारे साथ आज बैठे हैं। आप 2 बार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पार्षद और वर्तमान में गट नेता भी हैं। आपने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आप अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ आक्रामक छवि के कांग्रेस और मराठा नेता श्री अविनाश जी काकड़े भी हैं। आप किसान सेवा संघ और किसान ब्रिगेड के प्रमुख भी हैं। आप कांग्रेस का पक्ष इस शो में रखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विदर्भ टीवी पर देशोन्नति राष्ट्र प्रकाश की प्रस्तुति चक्रव्यूह। आज का सवाल है, जनता कर्फ्यू फेल क्यों और अब तक नागपुर में कोरोना का कहर क्यों। मित्रों, संक्षिप्त जानकारी में बता दूं कि मार्च के अंत में नागपुर में पहला कोरोना का केस मिला था। अप्रैल में नागपुर में कोरोना से पहली मृत्यु हुई थी। अब आंकड़े गवाह हैं कि आज तक 75,815 केसेस सामने आ चुके हैं और 2,413 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। रविवार को जहां 1,650 लोग रिकवर हुए थे, वहीं सोमवार को 1,431 मरीज अपने घर लौटे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 2,701 टेस्टिंग कल हुई थी और उसमें भी 862 पॉजिटिव पेशेंट निकलते हैं। तो क्या यह चिंता की बात नहीं है। हमारे महापौर, हमारे शहर के प्रथम नागरिक माननीय संदीप जी जोशी, उन्होंने 15 दिन पहले आह्वान करते हुए दिनांक 19, 20 सितंबर और 26, 27 सितंबर को जो जनता कर्फ्यू का आयोजन किया था, जो संदेश उन्होंने दिया था, जो नागरिकों से अपील की थी, यह दुखद बात है कि उनकी अपील का उतना असर नहीं हुआ और पहले सप्ताह में अर्थात 19 और 20 सितंबर को जनता कर्फ्यू अंशतः सफल तो होता दिखा, लेकिन दूसरे सप्ताह 26 और 27 सितंबर को वह जनता कर्फ्यू फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। आखिर क्यों? जनता सवाल पूछना चाहती है कि क्या इसमें जनता की गलती है, क्या इसमें प्रशासन की गलती है, क्या इसमें शासक की गलती है। आखिर गलती किसकी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कोरोना का कहर क्यों बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले इस सत्ता पक्ष के जिम्मेदार जो हमारे नेता हैं, हमारे दयाशंकर भैया, दयाशंकर जी तिवारी को मैं आमंत्रित करता हूं इस बहस में कि वे जनता कर्फ्यू के फेल होने का या उनके शब्दों में सफल होने का कारण हमारे दर्शकों को समझाएं। आदरणीय तिवारी जी। नागपुर महानगर पालिका में माननीय महापौर जी ने एक बैठक का आयोजन किया। उस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के विधायकों को आमंत्रित किया गया था और
कोरोना की स्थिति को लेकर के चर्चा कर उस पर निष्कर्ष लेकर के निर्णय निकालने का प्रयास था। यह ऐसी पहली बैठक नहीं थी, इसके पहले भी ऐसी 3 बैठकें हो चुकी थी। नए आयुक्त के सामने यह पहली बैठक थी और जिस समय यह बैठक हुई उस समय करीब करीब 1,500 से ऊपर ही पॉजिटिव मरीज के आंकड़े आ रहे थे, 2,000 को भी क्रॉस कर रहे थे और सोशल मीडिया से लेकर के सारी जगह नागरिक बारंबार आह्वान कर रहे थे कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन होना चाहिए। उस बैठक में सभी विधायकों ने एक सुर में कहा कि माननीय आयुक्त जी, हमने लॉकडाउन करना चाहिए, ये शहर की आवश्यकता भी प्रतिपादित होती है और नागरिकों की भी बृहत इच्छा है कि हमने लॉकडाउन करना चाहिए। बढ़ती हुई आंकड़ों की संख्या के अनुरूप हमने लॉकडाउन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और हमने कम से कम 7 दिन का लॉकडाउन घोषित करना चाहिए। मैं भी उस बैठक में था। मैंने भी निवेदन किया कि अभी पितृपक्ष शुरू है, ऐसे भी सारे के सारे व्यापार पितृपक्ष में नगण्य होते हैं, इसलिए अनेक व्यापारी संगठनों की भी इच्छा है कि ये बंद होना चाहिए। हमने ठोस निर्णय लेकर के बंद को आह्वान करना चाहिए और महानगर पालिका ने निर्णय अखबार में प्रकाशित करके घोषित करना चाहिए। सब चर्चा होने के बाद नए आयुक्त महोदय ने अपनी भूमिका रखी। उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं, कारण लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब लॉकडाउन किया गया था तो इसलिए किया गया था कि नागपुर शहर ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में इस बीमारी से लड़ने के लिए जिस यंत्रणा की और जिस व्यवस्थापन की आवश्यकता थी वह उपलब्ध नहीं थी। इसलिए सारी यंत्रणा और व्यवस्थापन को खड़ा करने के लिए एक लंबा लॉकडाउन किया गया और जब चारों तरफ व्यवस्थाएं खड़ी हो गई, यंत्रणाएं खड़ी हो गई, तो उसके पश्चात जाकर के लॉकडाउन को खोलने का निर्णय लिया गया, जिसको लॉकडाउन 1 के रूप में जाना गया। हम अगर लॉकडाउन की घोषणा करते हैं तो कल ही डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में आईजीएमसी के डीन ने स्पष्ट रूप से कहा कि 7 दिन और 15 दिन के लॉकडाउन से कुछ होने वाला नहीं है। ये विषय जो है ये 15 दिन आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये बूम इसी प्रकार रहेगा। इसलिए मेडिकली और साइंटिफिकली लॉकडाउन करना संभव नहीं है और आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहता। सभी दर्शकों के लिए, नागपुर शहर के नगरवासियों के लिए मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने 1897 में एक कानून बनाया था, जिस कानून का निर्माण करते समय उनकी मनोधारणा यही थी कि ऐसी स्थिति में सारे निर्णय लेने के अधिकार जो हो वो निगम आयुक्त के पास होना चाहिए। 1897 से लेकर के आज तक उस कानून में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया। इस दृष्टि से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में निर्णय लेने का जो अधिकार होता है, भले ही निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में जनता का प्रतिनिधि महापौर हो, लेकिन वो निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वो आयुक्त के पास ही समाविष्ट होता है। हम कितना भी कहे, लेकिन आयुक्त ने अगर उससे मंजूरी नहीं दी तो नहीं लिया जा सकता है। जनप्रतिनिधि केवल रिक्वेस्ट कर सकता है। वो सारे लोगों ने मिलकर के की और आयुक्त ने उसको मना कर दिया। लेकिन जनता के मन में था कि कहीं ना कहीं होना चाहिए। हमने व्यापारियों से भी आह्वान किया था। 3 व्यापारी संगठनों ने खुद होकर के सामने आए, होलसेल क्लॉथ मार्केट के लोग खुद होकर सामने आए। उन्होंने 13 तारीख से 20 तारीख तक के खुद होकर के लॉकडाउन करने का निर्णय लिया और ये सारे निर्णयों के कारण माननीय महापौर जी ने भी कहा कि अगर आयुक्त प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन करना नहीं चाहते हैं और सोशल मीडिया पर जनता मुखर है कि लॉकडाउन होना चाहिए, इसलिए जनता ने स्वयं होकर के इस लॉकडाउन को समर्थन करना चाहिए और इसको जनता कर्फ्यू, यह नया नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कर्फ्यू के दिन दिया, इसलिए उसी नाम से माननीय महापौर जी ने घोषणा निवेदन किया कि सारी जनता से आह्वान है कि वे जनता कर्फ्यू के प्रति अपनी आवाज बुलंद करे और सारे के सारे इसको समर्थन करें। अब मैं है तिवारी जी कि माननीय महापौर जी इस शहर के प्रथम नागरिक है और उनके आह्वान को जनता ने स्वीकार करना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि पहले सप्ताह में भी अर्थात 19 और 20 सितंबर का जो शनिवार रविवार था उस समय भी जनता सड़कों पर उतरी। हालांकि अधिकांश दुकानें बंद थी, लेकिन पहले हफ्ते में भी जनता कर्फ्यू अंशतः देखा गया कि वो फ्लॉप ही हुआ। आखिर क्यों नहीं जनता ने महापौर जी की बात को पूरी तरह 100% 100% समर्थन दिया?
इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? क्यों नहीं पुलिस ने आपका साथ दिया? क्यों नहीं प्रशासन ने आपका साथ दिया? भले ही सरकारी स्तर पर या कानूनी रूप से वो साथ नहीं देते, लेकिन पुलिस ने यहाँ तक आह्वान कर दिया कि जो दुकानें बंद करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे जो भी पक्ष के लोग, हम उनको अंदर करेंगे, हम उनको कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। इसका मतलब है कि प्रशासन ने शासक दल का सहयोग नहीं किया। कारण क्या था? और मैं जो राज्य सरकार में बैठे हुए 3 दल के लोग हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिम्मेदार जो शहर के प्रथम नागरिक है महापौर जी, उनका समर्थन क्यों नहीं किया? उनकी बात का समर्थन क्यों नहीं किया? आप लोग जो तीनों दल के लोग हैं, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोगों ने क्यों उनका विरोध किया? आखिर जनता का नुकसान हो रहा है उसमें, जनता परेशान हुई उसमें, जनता के और 2-2 ढाई हजार केस निकले उसमें कोरोना के, तो क्या आप लोग जिम्मेदार नहीं है उसमें? जवाब दीजिए काकड़े जी इस बात का। नमस्कार जी, अविनाश काकड़े बोलेंगे। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, मैं कुछ डेट बताना चाहता हूँ। बताइए, आपका जितना स्वागत है। तिवारी जी ने अभी कुछ बोला है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आपने बोले संवाद क्यों नहीं किए? हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने किसी से संवाद किया था? आप प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करेंगे नहीं, साहब? किया था संवाद। हाँ। लॉकडाउन करते हुए किसी का संवाद किया था? आप हर बात को, हर चीज को पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर जिम्मा छोड़ते अभी हो। बात पूर्व देश की बात नहीं हो रही, मैं यहाँ पूर्ववर्ती सरकार की बात नहीं, नागपुर की बात करिए। देखो ये सब डिस्कशन अगर तुम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझोगे तो नहीं होगा। हाँ, आप समझाइए, लेकिन हाँ, आप तो मैं केंद्र यही की बोल बात रहा नहीं हूँ, करें, मैं नागपुर यही की बोल बात रहा हूँ करिए। कि नागपुर का टर्नआउट पॉइंट जो है, जो टर्न हुआ नागपुर का सारा माहौल, हाँ। वो 20 मई को हुआ। 20 मई को एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छप के आया था कि उस वक्त 374 केस थी। उस वक्त बताया गया था कि रेड जोन से नागपुर को ऑरेंज जोन में लाया गया, ठीक है। और वो ऑरेंज जोन में आया हुआ नागपुर आज 75,000 केस की तरफ कैसे बढ़ गया, इसके बारे में सोचना चाहिए हमको। क्योंकि कारण ये था कि एक तारीख है 14 अप्रैल जिसमें बांद्रा में हाई वॉक हुआ था, दूसरी तारीख है 16 अप्रैल जिसमें पालघर में हाई वॉक हुआ था, और 24 अप्रैल को डोलांड आए थे। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ डोलांड, क्योंकि उनका नाम मोदी जी ने नामकरण किया, इसलिए बोल रहा हूँ कि डोलांड आए थे हमारे देश में। चैनल पे सही बोलिए, मैं सही बोल रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप। हाँ। मैं यही सही बोल रहा हूँ, आप मुझे इसमें करेक्ट नहीं कर सकते। जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं वही मानता हूँ, मैं डोलांड को जानता नहीं हूँ। बोलिए। और दूसरा था एमपी सरकार 23 मार्च को बनी। अब जब ये मैंने जो तारीख बताया 20 मई को कि हम इसमें नीचे डाउन के तरफ जा रहे थे, उस वक्त हमारे जो यहाँ के सारे नेता और प्रतिपक्ष नेता और नेता ये सारे आपस में राजनीति करने के लिए एक दूसरे पे टूट पड़े थे। और राजनीति क्या थी कि जैसा मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई वैसा महाराष्ट्र में सरकार बदलने के लिए पूरा षड्यंत्र चल रहा था। अनिल देशमुख जी ने ये बोला है कि यहाँ का जितना पुलिस प्रशासन था वो सहायता कर रहा था, और बांद्रा जैसी जगह पर या पालघर जैसी जगह पर ये घटनाएं बार बार घटित करवाई जा रही थी, जिसमें अजय बिष्ट नाम के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी उसमें ट्वीट करके और भाषण दिया था। दूसरे दिन अच्छा हो गया कि वहां के जो साधु थे वो भी मारे गए। हम चाहते हैं लोकल की बात करें साहब। हम ये चाहते हैं कि यहाँ की अगर तुम चर्चा करना चाहते हो तो क्या कभी किसी सत्ता पक्ष ने ये गत 6 सालों में किसी विरोधियों से संवाद किया था? किसी बात में हमने तर्क रखा? हम लोकतंत्र में संवादहीनता अगर, हाँ भाई हम वही कह रहे हैं कि देखिए, आप पूछ रहे हैं कि आम का स्वाद कैसा है, ये बता रहे हैं अंगूर खट्टे है करके। ये आम का स्वाद चर्चा करो। देखिए काकड़े जी, अक्षय कुमार पूछते हैं आम का स्वाद कैसा है। नहीं, आप देखिए मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो फिर हमको भी बीच में बोलना पड़ेगा कि आपके असली टाइम पर विदेश चले जाते हैं। बात केंद्र की नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ कि मैंने किसी को बीच में टोका नहीं। आप भी अर्नब मत बनिए। ट्रेन चल रहा है, काकड़े जी गलत है। समझ के बात करिए। देखो मैं बताता हूँ 15 सितंबर आरोप लगाइए उन पे। बिल्कुल लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। लगाइए। मैंने पृष्ठभूमि तैयार की बात किया, नहीं मैं करेंगे। लगा रहा हूँ 15 सितंबर 2020 जिसमें संदीप जोशी जी ने जो मेयर है उन्होंने कहा था कि पैसे वालों के लिए हॉस्पिटल के बेड उन्होंने रिजर्व कर दिए। किसका काम था ये? जब पैसे वाले बेड रिजर्व करके रख रहे, जिनके यहाँ कोरोना नहीं है वो रिजर्व करके रख रहे, तो ये काम किसका था? 3000 कोरोना फाइटर बाधित हुए उस वक्त से, ये किसका काम था? जीएमसी में 600 बेड में से 250 बेड पर वहां कोरोना फाइटर एडमिट थे। कैसे हुआ? मेयो में 100 लोगों का स्टाफ, पूरा जो उनका जो कोरोना फाइटर का स्टाफ था वो एडमिट हो गया। कैसे? किसका काम था?
कॉर्पोरेशन में 200 लोग कोरोना से बाधित हो गए। कैसे हो गया? कारपोरेशन के कर्मचारी, यस, कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हुए। ये किसका काम था? कैसे होता है ये? क्योंकि आप हर चीज में राजनीति करते हो, आप हर चीज में तिवारी जी, राजनीति देखते आप हो। हर चीज में राजनीति करते हैं, कांग्रेस का आरोप है। आप हर चीज में राजनीति करते हैं। आपने इन लोगों से पहले संवाद नहीं किया। जब गले पर इनका कहना है कि जब गले पर पूछो, मेयर ने क्या बोला था? मेयर के गले पे जब कि बात हमको आई, दयाशंकर जी ने नहीं, दयाशंकर जी ने क्या बोला अभी? हाँ। कि हमारा कमिश्नर सुना नहीं। संदीप जोशी जी का स्टेटमेंट है कि कंटोनमेंट जोन हमें पूछकर नहीं बनाया गया। जब आप बोल रहे हैं कि कमिश्नर की तरफ पावर थे, तो आप ये ऐसा कैसे बोल सकते हो? प्रवीण दटके जी ने उसी कमिश्नर पे, मुंडे जी पर ऑर्डर ये किया था, आरोप लगाया था कि खाने का शेल्टर शेड में खाने का व्यवस्था कमिश्नर नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारे नितिन गडकरी साहब, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, सारा सत्ता पक्ष उस मुंडे जी को हटाने के लिए तैयार था, जिसके वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया को आर्टिकल लिखना पड़ा कि इसके वजह से यहाँ कंट्रोल हुआ है। को लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पे यानी भाजपा पे। वो लॉकडाउन पे बोल लेना, उसके बाद बाकी उत्तर देता हूँ। लॉकडाउन पर बोलो, लॉकडाउन पे जिस पर आपने प्रश्न किया मैं यही बोल रहा हूँ, उसी पर उत्तर दो बोलना। ने विरोध किया। संदीप जोशी के जनता कर्फ्यू के बारे में 2 शब्द बोले, काकड़े जी ने अभी तक 1 शब्द भी उस पर नहीं बोला। आप जनता कर्फ्यू जो विषय उस पर चर्चा करें, बताना चाह रहे हैं। 1 मिनट बताता हूँ, जनता कर्फ्यू पूछ लो। इसमें लाना चाहते हैं, जो चीज बोलो उस पर चर्चा करो। कुछ बोलना चाहते हैं, जनता फिर आपको और जवाब अभी मौका मिलेगा। क्योंकि पेठे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। थाली ताली और दिए बजाने के बाद गाली बची थी जनता के पास। ठीक है, पेठे जी कुछ बोल रहे हैं आप। जनता कर्फ्यू लोगों ने, पहले तो ये आप सब मानते हैं कि जनता कर्फ्यू फेल हुआ। जनता कर्फ्यू एकदम फेल हुआ। हाँ, तो उसके पीछे कारण कौन था? उसका कारण ऐसा था कि यहाँ के जो सत्ताधारी, माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो इसके पहले मार्च से लेके तो मई तक के 2.5 महीने का जो समय दिया था, पूरे देश को उन्होंने वार्न किया। बहुत अच्छी बात नरेंद्र मोदी जी ने वो समय सूचकता के कारण किया था। मैं उनका बिल्कुल जो सच है वो बोलने में मेरे को हरकत नहीं है। ठीक, वो मोदी जी ने पूरे देश के निगम, कॉरपोरेशन हो, जिला परिषद हो, नगर परिषद हो, सबको एक समय दिया था कि उस समय में अपने यहाँ पे जो पेंडेमिक सिचुएशंस आई है, इस सिचुएशन से लड़ने के लिए आपको रेडी रहना है। वो 15 दिन करते करते 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद में भी आप सतर्क नहीं है। आपने 3 महीने में इस कॉर्पोरेशन नागपुर के सत्ता आपके पास में 15 सालों से 12-13 सालों से है। 13 सालों में आपको ये नहीं समझ में आया कि अपने को कभी ऐसे सिचुएशन। आज स्थिति यह है मित्रों कि आज हम असम, मेघालय, गोवा, यानी अकेला नागपुर शहर बता रहा हूँ 35 लाख की आबादी वाला, ये कुछ ऐसे प्रदेश है, उनसे ज्यादा आंकड़े 75,000 लेके हम लोग घूम रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये हमारे लिए दुख की बात है। बोलिए। उसका सिर्फ कारण यह है कि यहाँ के सत्ताधारी ने किसी भी प्रकार का पेंडेमिक सिचुएशंस को अपने मन पे लिया नहीं। हमारे नागपुर की जनता, कल ऐसा प्रकोप बढ़ा, कल यहाँ पे जो पेशेंट बढ़े, तो इसके लिए क्या समाधान किया इन्होंने? कभी माननीय दयाशंकर तिवारी साहब ने ये जरूर बोला 1897 की बात है, और जो कायदा बना वही कायदे के ढर्रे पर अपन चल रहे, ये भी सच्चाई है। लेकिन उसके बाद में भी सत्ताधारियों का कंट्रोल है। वहाँ पे कमिश्नर के पास साथ में आपकी संवाद तो है। आज 12 साल से 13 साल से आप प्रशासन चला रहे हैं, और एक घर का प्रमुख जो यही करता है कि अपना घर एक बार सिचुएशन खराब आने पर उसको 2-3 महीने 6 महीने अच्छा व्यवस्थित तरीके से चले। आज कॉरपोरेशन की ऐसी हालत हो गई है कि कॉरपोरेशन के दवाखाने में बेड नहीं है, बेड है तो चद्दर नहीं है, चद्दर है तो गद्दी नहीं है। यानी ये तो नर्स नहीं है, नर्स नहीं है तो डॉक्टर नहीं है। किसकी गलती है? ये सारी सिचुएशन, ये सब आप लोगों की गलती नहीं है। आप नेता लोग चला रहे हैं कारपोरेशन को। साउर बातें जी आप बोलिए, आप उप महापौर रह चुके हैं। मैं इनको लाना चाहता हूँ, शेखर भैया को चर्चा में। इसमें ऐसा है कि जो जनता कर्फ्यू माननीय महापौर जी ने जाहिर किया था वो 100% फेल हुआ। इसका प्रमुख कारण ये है कि लोगों का विश्वास। हम सैटरडे संडे को जनता को बोल रहे आप कर्फ्यू का पालन करो, और उनके ही पार्टी के लोग मंदिरों के बाहर खड़े रह के घंटा बजा रहे कि मंदिरें खोलो। तो ये विरोधाभास है। मतलब लोगों में समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या बोलना है। इनको सारा लॉकडाउन करने के लिए बोलना है या इनको ये मंदिरें जो बंद है उनको खोलने के लिए बोलना। तो ये विपरीत बातें जो बोलते हैं, इसके वजह से लोगों का विश्वास नहीं रहा। किस पर नहीं रहा? लोगों का विश्वास अकेले भाजपा पे नहीं रहा या पूरे नेताओं पर नहीं रहा? नहीं, इसमें जो नेताओं की जुबान पे नहीं रहा। महापौर जी और उनके जनता जानना चाहती है इस बात को। एक मिनट, महापौर जी और उनके पार्टी के ऊपर इसलिए विश्वास नहीं रहा कि ये तो कृतियां जो हो रही है उसके ऊपर विरोध है।
कई बम्बई में इनके पार्टी के लोग बोलते हैं कि मेट्रो शुरू करो, कहीं बोलते हैं कि मंदिर खोलो, कहीं बोलते, यानी जो चीज़ें बंद है जिसके वजह से ये कोरोना और बढ़ सकता है, उसको शायद गवर्नमेंट ने अभी बंद रखा है, उसको खोलने की बात करते हैं और लोगों की लोकप्रियता उसमें हमें मिले, ये एक जगह हो गई। और वही पार्टी के लोग और वही पदाधिकारी जब इस बोलते हैं कि सैटरडे संडे बंद रहो, तो मुझे ऐसा लगता है कंट्रोवर्सी होती है, ये कंट्रोवर्शियल बात है, इसलिए लोगों का अच्छा, विश्वास आप अभी नहीं है। आप बोल रहे हैं कि ये इनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि मंदिर खोल दो, या इनकी पार्टी के लोग बोलते हैं रेस्टोरेंट खोल दो। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो आपकी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने तो कह दिया कि अभी हम 1 अक्टूबर के बाद में होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट बराबर है ना, खोलेंगे। ये स्टेजेस वाइज, तो फिर ये एक कंट्रोवर्सी नहीं हुआ क्या? ये विरोधाभास नहीं हुआ क्या? ये स्टेजेस जनता जानना चाहती कि आप लोगों का भी स्टैंड ये क्या है। अनलॉक करने की जो प्रोसेस है उसमें एक एक धीरे धीरे खुल ही रहा है और ये खुलना ही पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा है कि लोगों को विश्वास में रखकर हम एक आधी चीज कोई कर रहे हैं तो वो चीज मतलब एक तरफ एक बोलेंगे, दूसरी तरफ बोलेंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने तिवारी जी, आप पर विश्वास नहीं है, ऐसा आप पर मीन्स भाजपा और यहाँ के शासक दल पे और यहाँ के शासकों पर विश्वास नहीं है, ऐसा आपके विपक्ष के लोग कह रहे हैं। नागपुर शहर की जनता ने शासक दल पर भरपूर विश्वास किया है। आप पहले लॉकडाउन में सारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आपने बंद देखा, नागरिक रास्ते पर उतरे, इस बात को मैं स्वीकृत करता हूं, लेकिन बनिस्बत आप सारे सोशल मीडिया पर जाइए, जितने लोग माननीय महापौर जी के जनता कर्फ्यू की घोषणा के पहले सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए, वही सारे लोग जो लॉकडाउन होना चाहिए ये पोस्ट कर रहे थे, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि महापौर के जनता कर्फ्यू का समर्थन करें। दोगलापन बता रहा हूं मैं आपको जी बिल्कुल। जबकि उसके विपरीत सारे निर्णय सोशल मीडिया पर लेते हैं। अब ये कौन थे, अब ये कौन थे, अब मैं यह भी बताना चाहता हूं। बिल्कुल बताइए, खोलिए ना। उन्होंने एक पोस्ट निकाली, उस पोस्ट पर माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो था, उनसे अनुमति ली गई क्या मुझे पता नहीं। माननीय शरद पवार साहब का फोटो था, उनसे अनुमति ली गई क्या मुझे पता नहीं। माननीय अजीत दादाजी का फोटो था, उनसे अनुमति ली गई क्या मुझे पता नहीं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ माननीय पालक मंत्री जी का भी फोटो था, माननीय गृह मंत्री जी का भी फोटो था, उनसे भी अनुमति ली गई क्या मुझे पता नहीं। और इन सारे लोगों के फोटो के साथ, अब ये कार्यकर्ता टाइप के लोग होते हैं, कार्यकर्ता नहीं, नेता महाराष्ट्र के पदाधिकारी, सोशल मीडिया पे महाराष्ट्र के पदाधिकारी हम बोल रहे हैं कि सोशल इन्होंने मीडिया आह्वान पर किया, नहीं है ये लोग। बात सही है। इन्होंने आह्वान किया कि बंद का समर्थन मत करो, बंद का समर्थन मत करो, बंद का समर्थन मत करो, बंद का समर्थन देखिए। ट्विटर पर बोलते हैं और जगह बोलते नहीं, सोशल मीडिया पर निर्णय बोलने होते का हैं। कोई अर्थ नहीं होता। जब मैंने आपको पहले ही बताया, कि जनता- मेरे प्रास्ताविक की शुरुआत है कि सोशल मीडिया से आई हुई आवाज के अनुरूप महापौर ने जनता कर्फ्यू का निर्णय लिया। मंजूर, उस समय सोशल मीडिया स्वीकृत था, नहीं, उस समय सोशल मीडिया स्वीकृत था। अब इनके नेता नंगे हो रहे हैं तो सोशल मीडिया स्वीकृत नहीं है। अच्छा, ये आप आरोप लगाइए ना कि विपक्ष के कारण जनता कर्फ्यू फेल हुआ। मैं बोलिए आप बोलिए आपकी उन सारे लोगों को, आप बोलिए। देखिए, गृह मंत्री इनका है साहब, गृह मंत्री इनका है, इनकी पार्टी का है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने मुझसे पूछा कि क्या प्रशासन आप सत्ता में होने के बाद आपकी बात नहीं सुनता? हाँ, नहीं सुनता, बोलिए नहीं सुनता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मातहत नागपुर का म्युनिसिपल कमिश्नर काम करता है, पुलिस कमिश्नर काम करता है। तो नहीं सुने ये आपने? शहर के इतिहास में पहला मौका है कि सत्ता पक्ष के दबाव के अंतर्गत नहीं सुनी गई आपकी कलेक्टर बात? और पुलिस कमिश्नर ने अपने वक्तव्य दिए। हाँ, कि हम नहीं सुने। आज तक ऐसे कभी वक्तव्य नहीं आए। अरे कितने हम मुख्यमंत्री किसी को बोलते हैं कि जबरदस्ती बंद प्रधानमंत्री करा हमारी नहीं बात बोलते। नहीं जनता सुनते। ने निर्णय वो लिया भी था। बता दो कौन जरा। भाजपा का कार्यकर्ता रास्ते पर उतरा बंद कराने के लिए? आपने आह्वान किया कि लोगों को नहीं, बंद आप करेंगे करके संदीप जोशी निवेदन की किया हमने, हाथ केवल करके उतरे ना। केवल निवेदन किया हमने। नहीं, और इन्होंने ही अभी मीटिंग में बताया कि वही मीटिंग में माननीय आयुक्त और पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हम नहीं कर सकते। पुलिस आयुक्त तो उस मीटिंग में नहीं थे, या आयुक्त ने बोला पुलिस था ना? आयुक्त तो उस मीटिंग में नहीं थे। आयुक्त ने बोला था ना। दोस्तों, और यहाँ पे ये आयुक्त साबित हो रहा है कि हमारे नागपुर शहर में जो 4 दल प्रमुख रूप से हैं, हालांकि 10-12 दल और हैं, लेकिन हम 4 दलों की सरकार यहाँ पे देखते हैं, 4 दलों का प्रशासन यहाँ देखते हैं, 4 दलों के अधिक संख्य नगर सेवक यहाँ हैं। लेकिन मित्रों, दुख की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है
कि हमारे यहाँ के जो चारों दलों के लोग हैं वो एकत्रित नहीं है। और मेरा ख्याल है जो बाकी के 3 दल है भाजपा छोड़ के, जो शिवसेना है, राकापा है और कांग्रेस है, वो एकता तो दिखाते हैं लेकिन वे भी मन से एकमत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इस बारे में कुछ अविनाश काकड़े जी कहना चाहेंगे? नहीं, हम भविष्यवक्ता नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं। हम पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही थी कि आप तीनों एक हैं। बिल्कुल है, हाँ तो बताइए। बिल्कुल है, हम तो आप तीनों एक ने हैं। मिलकर के इनका हमारे जनता निर्णय कर्फ्यू जो फेल होते कराया। हैं, बोलिए आप तीनों ने मिलकर इनका जनता कर्फ्यू फेल कराया। मैं जरूरत नहीं, एक मिनट, अरे मुझे बोलने दो ना, ये कैसे बोलेंगे हम, ये कैसे बोलेंगे, क्या बात है? हम बोलते हैं, सुन लो ना, हमको बोलने का चांस दीजिए ना, तो बोलेंगे ना, ये तो बोलेंगे तो कैसे चलेगा? काकड़े जी बोलेंगे, कैसे चलेगा? काकड़े जी बोलिए, देखो, बोलिए जनता कर्फ्यू फेल आपने कराया। जनता कर्फ्यू का हमने समर्थन नहीं किया। हाँ, क्यों नहीं किया? इसलिए हम एक नहीं है, ऐसा आपका बोलना है क्या? नहीं, आप तीनों ने समर्थन नहीं किया। आप कौन सी भी चीज बिल्कुल नहीं करेंगे हम, समर्थन- बिल्कुल नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो आपके कारण जनता कर्फ्यू फेल हुआ, बोलिए इस बात को मान जाइए। मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है, मान जाइए ना भैया। हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, एक मिनट। बीजेपी की क्रेडिबिलिटी मेयर की बची नहीं है। नहीं है क्रेडिबिलिटी, 2022 में उनको सत्ता से बाहर कर दीजिएगा, मंजूर है मुझे। हो जाएगा, मैं जो जनता होगा। का प्रतिनिधि हूँ, मुझे बताइए कि जनता कर्फ्यू तुम लोगों के कारण फेल हुआ जनता क्या? की वजह से फेल हुआ, जनता के वजह तो से जनता हुआ। आपके साथ थी जनता ना, की वजह से आप लोगों ने जनता को भड़काया। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, मैं किसी इसमें बोलना चाहता भी हूँ। बोलिए। किसी भी चीज से अगर आप सहमत नहीं हैं मतलब तो आप विरोध उसका है। उसका रास्ता ये होता है कि आप उस पे शांत हो जाए। आपने भड़काया। उसका रास्ता ये नहीं है कि आप उसके विरोध में लोगों को प्रवोक करें। बिल्कुल गलत बात उस है। प्रकार के सारी हरकतें इनके पदाधिकारियों ने करी और महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष ने आज करी, दया भैया, इनके महाराष्ट्र के आज- उपाध्यक्ष ने आज करी। दया मेरे भैया- व्हाट्सएप पर फोटो है, मैसेज है। दया भैया आज मान नहीं रहे, वही सोशल मीडिया ने इनको डबल सेंट्रल में सत्ता दी, वो मान नहीं सोशल मीडिया रहे। कारण हुई। वही पब्लिक ने वोट नहीं दिया। वही सोशल मीडिया 40% के जनता कारण, के प्रतिनिधि सोशल मोदी जी मीडिया है, के कारण 40% जनता के प्रतिनिधि गडकरी जी है। रही बात जनता कर्फ्यू की, जनता कर्फ्यू चाहता कौन था, कौन सा वर्ग है? आप जाके वो ठिया पे देखिए, वहां पे 100 200 लोग खड़े थे वहां पे, जिसको रोज मजूरी नहीं मिलती थी। और जो दया भैया जो बात कर रहे हैं, वो दया भैया वो कपड़े वालों की बात कर रहे हैं, जिनको वैसे भी श्राद्ध पक्ष में कोई काम नहीं था, वो लोग चाह रहे हैं कि वो उसके वजह से जनता कर्फ्यू। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि अकेले कपड़े वालों की वजह से उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया होगा, जनता ऐसा नहीं कर्फ्यू है। नहीं, ये इससे बात पहले हम नहीं अगर मानते इस बात जनता को। कर्फ्यू की जरूरत ही नहीं रहती थी, उसका कारण था। अच्छा ये बताइए, आप- जनता कर्फ्यू की जरूरत थी या नहीं? अगर इन्होंने 3 महीने में पूरी कॉर्पोरेशन के दवाखाने, मेडिकल में हो, ये सारी व्यवस्था कर लेते थे, प्राइवेट वालों से बातचीत कर लेते थे, ये अवस्था नहीं होती थी। आज जो 2400 लोग जो मरे हैं, ये सिर्फ अवस्था के अव्यवस्था के कारण मरे। कारण। और ये सारा इसका जो श्रेय जाता है, ठीकरा जाता है, दोष जाता है, ये सत्ता पक्ष के ऊपर जाता है। माननीय दया भैया की जैसे होशियार ब्रिलियंट आदमी होने के बावजूद भी अगर स्थिति ये नागपुर की हो रही है, ये बहुत गलत बात है। बोलिए। मैं एक बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। इस लॉकडाउन के बीच में नागपुर महानगर पालिका की 20 जून को नागपुर महानगर पालिका के सभागृह में एक सभा हुई और उस सभा में जितनी बातें मेरे भाई दुनेश्वर ने की, ये सारी बातें मैंने सभागृह के समक्ष रखी। इसलिए रखी कि सारे अधिकार आयुक्त के पास में समाविष्ट है। वर्तमान आयुक्त निर्णय कुछ भी ले, कम से कम चर्चा करते हैं। पूर्व आयुक्त क्या निर्णय ले रहे हैं इसकी भी चर्चा नहीं करते थे, क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी भी नहीं होती थी, सोशल मीडिया से मिल जाती थी। आप सत्ताधारी, मैं आपको आप विशेष सत्ता रूप में से महापौर होने के बाद मैं में, आपको- शाइनी होने के बाद में एक आप मिनट, हस्तक्षेप कर हाँ सकते हैं। मैं दुख के साथ कहता हूं कि वो आयुक्त माननीय महापौर के फोन भी अटेंड नहीं करते थे। इसीलिए आपने उनको भगा दिया। हमने नहीं भगाया। अभी मैं हमने दूसरा सभा- पॉइंट है, इसमें प्रति प्रश्न उठता नहीं, है। मेरा प्रश्न, मेरा विषय पूरा हो जाने हाँ, दीजिए। बोलिए फिर मुंडे जी पे आते हैं। उस सभागृह में किसी भी नागपुर प्रकार शहर से- को एपिडेमिक की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, हम इनके- दुनेश्वर जी गवाहदार है। मुझे 7 घंटे क्या क्या त्रुटियां हैं ये गिनाने में लगे। दुनेश्वर जी गवाहदार है। मैंने सभागृह में पूछा कि केंद्र सरकार का परिपत्र आया है कि कोविड केयर सेंटर पहले बनना चाहिए, उसके बाद में कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनना चाहिए और उसके बाद में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनना चाहिए। आपका कोविड केयर सेंटर कहां है? आयुक्त तो उत्तर नहीं दे सके, बना नहीं था 20 जून तक। आपका मैंने दूसरा महापौर, प्रश्न किया। आपका खासदार, मैंने- आपका सेंट्रल मिनिस्टर, आप संचालित कर रहे हैं, आप संचालित कर रहे हैं। आपका ये शहर आपका है या नहीं? आपका ये मुख्यमंत्री, शहर आपका है या नहीं? प्रशासन, ये शहर आपका है या नहीं? शहर है, मुंडे जी आपके आपके मुंह पे क्यों पट्टी बंदी हुई
आपके ऊपर क्यों पट्टी बंधी थी? आप जिम्मेदार नागरिक, उन्होंने भगवा दिया। आप जिम्मेदार नागरिक, आप जिम्मेदार प्रतिनिधि, तुकाराम मुंडे आप जी सत्ता अच्छा पक्ष काम के कर रहे नुमाइंदे, हैं। तिवारी जी, जवाबदारी से बात आप कर रहे हैं। पालक मंत्री के पक्ष के, आप होम मिनिस्टर के पक्ष के, आपको सिर्फ मान्यवर तिवारी जी, नागपुर के आयुक्त ने, चुनाव में नागपुर के आयुक्त ने, नागपुर के आयुक्त ने, नागपुर मित्रों एक मिनट, नागपुर एक के मिनट, आयुक्त ने 26 जून को एक पत्र लिखा राज्य सरकार को। मैंने 24 जून को प्रश्न किया कि कोविड केयर सेंटर क्यों नहीं है। आयुक्त ने 26 जून को पत्र लिखा कि मेरे को 538 लोग चाहिए, अगर वो बात नहीं 538 लोग चाहिए। क्यों नहीं दिया? आपके मुख्यमंत्री ने नागपुर शहर के लिए भगवा दिया। 26 जून के बाद भगवा 2 दिन दिया। उपलब्ध नहीं करा सकते। तो आप अपने मुख्यमंत्री से इसका क्यों नहीं भाई मैं मानते? कुछ बात पूछना चाहता हूँ। 538 लोग मांगा मेरे आयुक्त झगड़ा ने। झंझट होती रहेगी। ये जिसको ये देखो एक झंझट होती रहेगी। मुंडे ने 538 लोग ये देखो एक झंझट होती रहेगी। 5 लोग नहीं दी राज्य की सरकार ने, 5 लोग। ये इनकी राजनीति में ये झगड़ा झंझट होती रहेगी, ये काम करते हैं। वो क्या प्रश्न करेंगे? मुझे ये बताओ, कि नागपुर मुझे के ये बताइए के- कि जिस बीजेपी के सांसदों ने और एमएलए ने पैसे दिल्ली में भेजे और ज्ञान यहाँ बैठ रहे, उनको यहाँ प्रश्न पूछने का मैंने ये है मात्रा। हमको दिल्ली की बात नहीं करना, नागपुर से। अरे नागपुर के सांसद ने, नागपुर के सांसद ने पैसे दिल्ली भेजा, नागपुर के एमएलए ने पैसे दिल्ली भेजा सारे ने। और यहाँ हम नागपुर के सुविधा चाहते हैं, भारतीय जनता कोविड पार्टी सेंटर के में लोगों आगे, ने कहाँ से पैसे आएंगे? सारे लोग अपने फंड वहाँ चला गया। ये बेकार की बात करते रहते हैं। इनके अटल जी ने बोला था कि वक्तृत्व यही वक्तृत्व और यही अंदर छुपे थे, वो हमसे बात करेंगे। जो छुपे हुए थे, हमसे जनता बात देख रही है, करेंगे। आपको शांत हो जाइए, जनता देख रही है। चाहते पूरे देश के हमारे आसपास के। लाया किसने? शांत रहिए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए, एक एक करके दीजिए। तुकाराम मुंडे जी को यहाँ से हटाया किसने, भगाया किसने, इस बात का उत्तर जनता जानना चाहती है। वो जनता में लोकप्रिय हो रहे थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, उनके रहते तक के कोविड यहाँ पे कंट्रोल में दिख रहा था। आखिर उनको यहाँ से हटाया किसने? उत्तर दीजिए मुझे, जनता को उत्तर दीजिए। जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ। सार बांधे जी आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने हटवा दिया, नहीं, गलत बात है। किसने ट्रांसफर किया उनका? ये सरकार ने हटाया नहीं। किसने हटाया? ट्रांसफर किसने किया ट्रांसफर उनका? तो सरकार ही करती है। हाँ तो 6-6 महीने में ट्रांसफर करते हैं अच्छे अधिकारी का। और ज्यादा अच्छे जगह उनकी जरूरत होगी। कहा यहाँ हाँ। नागपुर में अच्छा काम कर रहे थे फिर क्या वो, तो? वो जनता की आवाज बने हुए थे वो, शासक दल को पसंद नहीं थे वो, इसीलिए शासक दल ने वहां के शासक दल से रिक्वेस्ट किया या दबाव डाला, इसलिए Yes. हटा दिए। Yes. हाँ, यही तो मैं सुनना ये चाहता था। यहाँ ये राजनीति मित्रों, ध्यान दीजिए इनकी बात पे। ये चारों नेता एक साथ हैं और ये कह रहे हैं मैं कि इस- शासक दल ने रिक्वेस्ट मैं किया, आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं। मुख्यमंत्री ने हटा मैं दिया। आपकी बात से मित्रों, सहमत नहीं। ये देखिए जनता आप का अर्नब गोस्वामी मत नुकसान पढ़े। करने के लिए, जनता का नुकसान करने मैं के आपकी लिए बात से ये लोग सहमत आपस में नहीं। किस तरह मिल जाते हैं मित्रों? मैं आपकी बात से बोलिए सहमत तिवारी नहीं। जी, इन्होंने बोला भी हाँ, शासक दल ने निवेदन किया, इन्होंने बोला हाँ, दबाव इसका डाला, मतलब मैं सुन इसीलिए लो। वहां से ट्रांसफर करवा दिया गया। जनता इसी सच्चाई को जानना चाहती है आपको मित्रों। सुनना नहीं सुनना वो आपका विषय है। लेकिन आपने बोला ना, शासक दल ने हटवा दिया, यहाँ के शासक ने निवेदन किया, जब जो सच्चाई क्या है? एक चीज बताइए, महाराष्ट्र की मुंडे जी आने के बाद 27 जनवरी के बाद में जिस प्रकार से 27 जनवरी के पहले सत्ता चलाने का जो इनका प्रथा थी और 27 के बाद में जो चेंजेस हुए वो तो सबको दिख ही रहे ना। यानी जो कमिश्नर इनके मर्जी के अनुसार ना चले, ये उनका ये विरोधी चल रहा है क्या? जो नए कमिश्नर आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छे व्यक्ति हैं, अब वो चल रहे हैं क्या? अगर चलते रहते तो इनका जनता कर्फ्यू फेल नहीं होता, वो परिपत्रक नहीं निकालते कारपोरेशन की हमारे तरफ को से। तो इतना ही समझता है कि गृह मंत्री जिसकी आपके सत्ता- पार्टी के हैं, हमारे- आपने साथ नहीं दिया जनता कर्फ्यू में, आपकी पुलिस नहीं उतरी सड़कों पर। अच्छा हम क्यों देंगे साथ, ये क्यों नहीं बताओ। देना चाहिए? क्या? जनता की भलाई ये के लिए बात क्यों नहीं देखिए। देना चाहिए? अरे सुन लो, ये जनता की सच्चाई भलाई है, के ये लिए सच्चाई है। शांति से सुन लो, शांति से सुन लो, शांति से सुन लो। हाँ, बताइए। हम क्यों देंगे साथ जब तुमने 3 महीने का अरे लॉकडाउन इन्होंने किया गलती तो की कुछ है। नहीं किया। इन्होंने गलती की, इसलिए आप भी अरे गलती सुन करोगे। लो ना, कुएं में आप सुन रहे हो, अरे आप सुनो, ये आधे में नहीं चलेगा, ये आधे में नहीं चलेगा। सुन लो पूरी बात। अगर आपने जनता कर्फ्यू लागू किया तो आपने आपकी लोकप्रियता टेस्ट करने के लिए लागू किया था। जो मोदी जी की लोकप्रियता थी, आप चाहते थे संदीप जोशी की लोकप्रियता। ये इनका तोता जो है ना, इनकी तोते की ये जान वो इनके दिल्ली दिल में की बंद सच्चाई बोल है। रही ये है। दिल्ली के पहले लोगों ये के भरोसे इनकी इनको सच्चाई अगर बोल लगता रही है। होगा कि हम ये होगा। ये अब इनके सुनो दिल की बात, सच्चाई बोल ये रही है। धारावी में आरएसएस के वजह से बोलते हैं ये लोग कि वहां कोरोना नहीं बढ़ा, तो नागपुर में क्या मुस्लिम लीग की सत्ता थी? हाँ, क्या हुआ? एक मिनट नहीं, वहाँ हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान में और ये हम क्या पाकिस्तान में है? प्रति प्रश्न दिमाग में आ रहा है
वाकई हमने सुना है कि आरएसएस के लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कोरोना में। असम में अच्छा काम किया इन्होंने, केरल में भी अच्छा काम किया और वहां कोरोना कंट्रोल में आ गया था। मित्रों, एक बात बताना चाहता हूं, देश का पहला केस केरल में मिला था और स्थिति है कि आज केरल काफी नगण्य चल रहा है, हमारे महाराष्ट्र से तो काफी अच्छी स्थिति में है। तो वहां पर आरएसएस के लोगों ने काम किया। असम में भी बहुत अच्छी स्थिति है, वहां भी आरएसएस ने काम किया। और यह भी कहा जाता है कि भिवंडी में भी आरएसएस के लोगों ने अंदर तक घुसकर, छोटी स्लम बस्तियों में घुसकर कोरोना को काबू में पाया। मैं आदरणीय तिवारी जी से ये पूछना हम चाहता पाकिस्तान हूं, में रहते हैं क्या? नहीं हम कि यहाँ मुस्लिम लीग का हम शासन है? वो विषय पे नहीं जानना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं कि नागपुर संघ मुख्यालय है, नागपुर में हेडक्वार्टर है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं तिवारी जी। मैं जानना चाहता हूं कि आरएसएस के लोगों से कितनी मदद मिली अपने को यहाँ पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लॉकडाउन के समय में विशेष रूप से लोगों के घर तक अनाज पहुंचाने की, भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करी। जो रोगी हैं उनके घर में औषधि पहुंचाने की व्यवस्था करी। जो यहाँ से कर्मचारी बाहर जा रहे थे जनता कर्फ्यू की बात उनकी कर रहे हैं। व्यवस्था करे। आरएसएस की व्यवस्था पूछी, जनता कर्फ्यू इसमें कहीं भी नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है, आप वो जनता बताइए कर्फ्यू फिर इसमें उससे कहीं रिलेटेड RTI डाला हूं, जवाब नहीं आया कि इतने पैसे कहाँ से आए इनके पास में? लॉकडाउन में इतने पैसे कहाँ से आए? डाला है हमने लोक RTI। कल्याण समिति, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोक कल्याण समिति के माध्यम से काम करता था, उस लोक कल्याण समिति के माध्यम से कोरोना पेशेंट को उनकी जानकारी पहुंचाना, होम क्वारंटाइन पेशेंट ने किस प्रकार से रहना, ये दायित्व निर्वाह करने की जिम्मेदारी लोक कल्याण समिति ने ली। साहब इतना आपकी जानकारी के लिए, बड़ी ना आपकी जानकारी के लिए, इतना सब ये आपने जिम्मेदारी किया। लेने के बाद लोक भैया, कल्याण हिंदुस्तान में समिति नहीं है ने, यार। अगर आप बोलने नहीं देंगे तो आप मुझे जाने की व्यवस्था की। नहीं, कोई जाने की सबका नहीं व्यवस्था है, है। आपको आप सुनना एक है बार ना सुन मेरे लीजिए, को। चिल्ला करके आवाज दबाना बंद करो। अरे ये काम आपका है साहब, हमारा नहीं चिल्ला है। करके आवाज दबाना ये बंद शांति से करो। चल रही चर्चा। मेरे को अटल 7-7 जी ने घंटे बोला बोलने की था। आदत है काकड़े। वक्तृत्व यही काकड़े नेतृत्व मेरे को यही 7-7 कर्तृत्व घंटे और बोलने की यही आदत है, बोला, हमने इसलिए बोला। मैं आवाज वो भी नहीं पूछेंगे दबाता। कि जनता कर्फ्यू में क्या भागीदारी रही स्वयंसेवक संघ हाँ, की, मैं उन्होंने क्या किया? मैं आपको बताना जी, जी, चाहता जी। हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से लोक कल्याण समिति 4 दिन तक नागपुर महानगर पालिका के सहयोग से लोगों को फोन करते रही। आदरणीय तुकाराम जी मुंडे साहब को पता नहीं किसका फोन गया कि लोक कल्याण समिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये बता करके फोन करती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम अगर वो ना ले, केवल लोक कल्याण समिति नाम ले तो ठीक है। आदरणीय तुकाराम मुंडे जी ने एडिशनल कमिश्नर श्री राम जोशी को बुला करके निर्देश दिया कि लोक कल्याण समिति से कहिए कि वो आरएसएस का नाम न ले। लोक कल्याण समिति ने कहा कि लोक कल्याण समिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक हिस्सा है, इसलिए संस्था का नाम अगर पूछेंगे तो हमें लेना पड़ेगा। हम यहां से बोल रहे हैं करके हम नहीं बोलेंगे, अगर वो पूछेंगे तो हम बताएंगे कि हम अमुक अमुक है, अन्यथा हम नहीं बोलेंगे। मुंडे जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप अपने परिचय में आरएसएस का नाम बताओगे तो कल से लोक कल्याण समिति को बैठाना बंद कर दिया। उसके बाद डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में एक बैठक हुई और उस बैठक में कोई टुगेदर नाम की संस्था है, एनजीओ, उस संस्था को डिविजनल कमिश्नर ने वहां के कंट्रोल रूम को संभालने की, वहां की जानकारी जुटाने की और वहां से लोगों को सूचना देने की जिम्मेदारी दी कि बेड की क्या स्थिति है, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें उसको दी। आपने पूछा, इसलिए मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया। ठीक है। अब मैं आपको दुर्नेश्वर जी ने जो बात कही हाँ, थी, उस उसका बात की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ। जी जी। कोविड केयर सेंटर केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी कि कोई पेशेंट अगर कोविड से पीड़ित होता है तो पहले कोविड केयर सेंटर में जाएगा, वहां उसका चेकअप होगा। चेकअप होने के बाद में ए बी सी डी ई 4 कैटेगरी में वो डिवाइड होगा। अगर ए बी सी कैटेगरी में है तो उसको कोविड हेल्थ सेंटर में जाना पड़ेगा, और डी और ई कैटेगरी में है तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मैंने जब सभागृह में 24 तारीख को यह प्रश्न पूछा तो उस दिन तक नागपुर शहर में कोविड केयर सेंटर नहीं बना था, जबकि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप, महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप कोरोना कंट्रोल करने के लिए पहली आवश्यकता कोविड केयर सेंटर बनानी थी, कारण वहीं से पेशेंट को कहां भेजना यह निर्णय लेना था। दूसरा, कोविड हेल्थ केयर सेंटर की आवश्यकता थी, वो भी एक भी नागपुर शहर में नहीं बना था। जब तुकाराम जी मुंडे साहब से हमने सभागृह में पूछा, मुझे बोल तो लेने नहीं पूछ दीजिए, सकते ना। मुझे बोल लेने दीजिए, सवाल उठा है, मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए, नहीं जानना चाहते हैं
नहीं जानना चाहते हैं नहीं नहीं, तो यहाँ आप रख दीजिए। मिलता जुलता प्रश्न है, प्रति प्रश्न है, मैं सच्चाई पूछ रहा हूँ। आप दूसरे को समझाते हो कि मुद्दे पर बोलिए, 500 मुद्दे बेड पर, का जो और आप अस्पताल समझा रहे हो बना दूसरा। था, 500 बेड का जो अस्पताल तैयार किया गया था राधा कृष्ण सत्संग मंडल की 5,000, 500 नहीं, 5,000 बेड का, आखिर उसका क्या हुआ? क्यों आंधी तूफान में उड़ गया? बताए दुनेश्वर जी, बताए दुनेश्वर जी, बताए उसका क्या हुआ? काकड़े जी बताए उसका क्या हुआ? सावरवानी जी बताए उसका क्या हुआ? नागपुर की जनता जानना चाहती है आप लोगों से, बताइए, आप बताइए क्या हुआ जो तुकाराम जी मुंडे अच्छा, सत्ता भी यही करेंगे और बेड के जवाब भी हम ही देंगे। आपसे ही पूछना है, वेरी गुड। आपसे पूछना है, आपसे। आपके मुख्यमंत्री ने आपकी रहेगी, बेड का खर्चा जमा खर्चा हमसे पूछोगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उसका फोटो ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया है। जी 5,000 बेड का अस्पताल। हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट नहीं, पे, बनाया भी फेसबुक था। अकाउंट पे, भाजपा ने बनाया था कि सरकार ने बनाया था। फेसबुक अकाउंट पे। इनको बताइए क्या है, क्या है पूछिए, बताइए। जवाबदारी निश्चित रूप से कारपोरेशन की है। हाँ, जवाबदारी कारपोरेशन की है। कारपोरेशन आप चला रहे भैया, जवाब दीजिए। चलिए, मैं आपको पहले ही बता फिर चुका इनसे भी हूँ, पूछेंगे, हाँ। 1897 के अंतर्गत आयुक्त को व्यवस्था करने ठीक की है, आप लोग जवाबदारी बताइए, है। कानून मत बताइए साहब। जनता को कानून से कोई मतलब नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? जनता कानून से को मतलब नहीं है। आपसे आप बन जाइए निगम आयुक्त। नहीं, आप बन जाइए निगम आयुक्त। कानून से कुछ नहीं है तो जनता को आप बन जाइए निगम आयुक्त। जनता आपके आप बन जाइए निगम आयुक्त। अगर कानून से बन जाइए, मतलब नहीं है, ये क्या बात हो गई? यानी आप चाहते हैं देश कानून से ना चले। अरे आप बताइए ना, कानून नहीं चाहते। आप प्रवोक मत कीजिए लोगों को, आप गलत बात मत कीजिए। आपकी तरफ महानगर पालिका कानून के शासन से चलेगा और कानून के अनुरूप मुंडे ने जो व्यवस्था करनी चाहिए थे, हाँ। मुंडे जी ने केवल व्यवस्था फोटो नहीं की। निकालने के अलावा कोई काम नहीं मैं किया। इसमें बोलना चाहता हूँ, हाँ, बोलिए। कानून के अनुरूप ना तो हमारे यहाँ जब 200 चार्टर फ्लाइट आए उस वक्त ने क्वारंटाइन हुआ, ना हमारे एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन हुआ। 29 जनवरी को सुनो यार, वो देश में नहीं हुआ, यहाँ सुनो, उसी का है एक्सटेंशन, उसी का एक्सटेंशन है, आप गलत मत बोलिए। नागपुर में एक्सटेंशन उसी का है जितने भी बाहर के ये लोग लोग आए, सुनना नहीं चाहते तो क्योंकि वो क्वारंटाइन गलतियां हुई है। किया हम क्या कर रहे थे वो देख लो, 29 जनवरी को पहला पेशेंट क्वारंटाइन किया आया गया। और उसके बाद में किसी को क्वारंटाइन नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं, कहीं क्वारंटाइन नहीं था, ये झूठ बोलते रहते हैं क्योंकि इनका पहले जुमला आते रहता है, ये जुमलेबाज है। 5,000 बेड के दवाखाना, मैं आपको बता रहा ये हूँ, कैसे भेजेंगे दिल्ली और हमको बोलेंगे बेड क्यों नहीं बनाया? 5,000 बेड का बिल्कुल दवाखाना नहीं था। आप जो दया भैया बिल्कुल 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 वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ था कि शहर में आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है उस समय की थी, एक भी पॉजिटिव मिले तो उसके 500 झूठ बोल रही है। 500 मुंडे जी मुंडे जी ने उसको 500 कोविड केयर सेंटर नाम दिया है। दया भैया मुंडे का जी ने पूरा उसको घर कोविड सील हो केयर गया सेंटर था। नाम दिया है। वहाँ पे दया भैया का मुंडे जी सारा ने का सारा कोविड घर- केयर सेंटर सारा नाम दिया घर है। वहाँ पे वो ये था, महीना भर ये पैक थे। ये कोविड एक कोविड नगर केयर सेवक होने के सेंटर, नाते, वरिष्ठ नगर सेवक होने के नाते देखो मैं बता देता हूँ कितने फिगर थे। मैं कोविड कॉर्पोरेशन केयर में नहीं सेंटर। हूँ, ये जो आरोप करते रहेंगे नहीं, करते मैं रहिए। आपको सच्चाई बताना देखो, चाहता हूँ। 5,000 सच्चाई बेड जनता का के सामने क्वारंटाइन आना था। चाहिए। वो मैं यही बता रहा हूँ, मैं फिगर नहीं, बता रहा हूँ। आप फिगर को कंप्लीट मैं कीजिए। फिगर 5,000 बेड का, मैं फिगर 5,000 बता रहा हूँ, बेड के हॉस्पिटल का विषय पूरा कीजिए आप। मैं फिगर बता रहा हूँ, 5,000 मैं फिगर बेड के बता रहा हूँ। अगर हॉस्पिटल सुनना की बात चाहते हो तो कीजिए। मैं फिगर बता रहा हूँ। हॉस्पिटल बनने नहीं दिया। 26 कितने मई रोका? को मुंडे जी ने स्टेटमेंट किया था कि 5,000 बेड का 5,000 बेड का सरकारी क्वारंटाइन सेंटर है, 2700 के प्राइवेट क्वारंटाइन सेंटर है। ये मुंडे का सेंटर है, कोविड केयर सेंटर, चिल्ला मत। मुंडे का है। चिल्लाओ मत। आप मत चिल्लाइए, चिल्लाओ मत। व्यक्तिगत नहीं है, मैं जो चिल्लाओ फिगर मत। बता रहा हूँ। कोविड केयर सेंटर आप है। मुझे डिनाई कर देना। कोविड केयर सेंटर है। कोविड केयर नहीं बोल सेंटर रहा हूँ मैं क्या आप बोल रहा हूँ? क्वारंटाइन सेंटर बोल रहे हैं। भाई वही कोविड केयर सेंटर क्वारंटाइन होता ही है। सेंटर है, उसके बाद में वो सुनो ना यार, क्वारंटाइन अरे से- सुनो भाई, चिल्लाओ मत, आप तुमसे सुन ऊंची लो यार। आवाज है। हाँ, ये चिल्लाओ बात मत, है। तुमसे यही ऊंची काम आवाज करते है। हो आप दबा यही दो, काम करते हो। चिल्लाओ मत, सब देश तुमसे में ऊंची आवाज आवाज दबाने का है। काम चिल्लाओ करते हो। मत। आप यही काम करते हो। चिल्लाओ मत। अरे आपके चिल्लाओ भागवत जी से मत। नहीं डरता, आपसे थोड़ी चिल्लाओ डरता हूँ मत। यार। मैं तो उनके विरोध में चिल्लाओ बोलता मत। हूँ। और अब हम मुझे ये चिल्लाओ सब मत। डराने की भाषा मत करना। अगर हम- मुझे कब डराने की भाषा मत करना साहब, कभी। तीन अभी आप- तीन अभी मैं मेरे आप- फिगर क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? तो फिगर आप सुनो बोलेंगे, ना। दबा रहे हैं हमारे को। तो ये बीच में कैसे आप बोलेंगे? दबा बोलेंगे। आप बीच पेठे में जी, कैसे आपको बोलेंगे? मेरा उन्होंने स्वभाव बोला मालूम था, है, मैं तो दौड़ उन्होंने के बोला मदद था, करने वाला आदमी उन्होंने हूँ। बोला था कि 5,000 बेड का और 2700 बेड प्राइवेट, 5,000 सरकारी 2700 प्राइवेट, 50 आईसीयू बेड है, उससे ज्यादा उन्होंने बोला नहीं था। ये बेकार की बातें करते क्योंकि ये किसी के भी वाक्य किसी के मुंह में डाल के, और इनका ये काम है बरगलाना का। नहीं, नहीं, मैं फिर बोलता हूं,
कि अटल बिहारी वाजपेयी सही बोले थे कि वक्तृत्व यही नेतृत्व और यही कर्तृत्व बकलोलों की पूरी जमात। आप अटल जी तक जा रहे हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि तिवारी जी बिल्कुल अटल जी की ये तरह, लेकिन तुरंत हमारे गलत ये पार्टी तुरंत में। हमारे नेहरू पर चले जाते हैं, हर पल में। नहीं नहीं किसी का नहीं, नाम हर नहीं चीज लिया। में नेहरू पे मोदी, चले जाते हैं अटल लोग। जी, ये सारे लोग यही ले रहे, कारण यही श्रद्धेय लोग देश में है, बाकी लोगों के नाम ही नहीं ले रहे हो। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिवारी जी बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत हमारी अच्छे जहाँ प्रवक्ता है, श्रद्धा है, बड़े वो अच्छे नेता है, श्रद्धेय लेकिन है। गलत पार्टी में उनका नाम लेने की ऐसा बोलना जरूरत चाहते जी, हैं मैं आप? एक कुछ नहीं, सच्चाई मैं आपके किसी को सामने सलाह बताना देने वाला चाहता हूं। सलाहकार नहीं हूँ। 26 देखो ये मैं एक फिगर और बताता हूँ। 26 मई को ये फिगर क्या बोलते हैं, बांग्लादेश की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं अरे है, नागपुर की श्रीलंका बात करो की ना ग्रोथ यार। है वो नहीं है। नागपुर की बात करो ना। अच्छा, आपके देश के प्रधानमंत्री मुखिया पे आ गए तो नागपुर की बात अरे करो, आपकी नागपुर मुखिया की बात की रहे तो करेंगे पैसे की तो बात हो नहीं जाएगा करो। उसका यार, मत ये करो क्या ना बात कर रहे हैं आप? ऊपर ये तक बात मत क्वारंटाइन, करो, नागपुर ये जो है बात कोरोना करने के योग्य तो इतने होना चाहिए। परसेंट 75 लाख ऐसा कोरोना होना मरीज चाहिए हो जिसपे गए बात की अच्छा, जाए। हमारे देश में आप कोरोना ज्यादा मरीज हो गए, 75 लाख हो ज्यादा हो गए गए, और हम उससे विश्व ज्यादा। गुरु बोल रहे हैं खुद को। नहीं नहीं, हम विश्व गुरु नहीं है भैया, हम नागपुर के भी गुरु के लायक नहीं है, क्योंकि चक्रधर नागपुर जी, की हालत बहुत खराब हो गई। चक्रधर और जी, ये मैं बोल रहे हैं कि इंटरप्ट करना आरएसएस चाहता को हूं बीच हम में। कौन, आरएसएस माननीय- नॉन पॉलिटिकल संस्था है, क्या जरूरत थी नाम की? माननीय- धारावी में नाम लिया था, माननीय- आसाम में नाम लिया था, सब जगह नाम लेके काम किया। एक मिनट, ये गलत तिवारी बात जी, बोलते हैं तिवारी और जी, फिर माननीय- बोलते हैं कि मुझे भी बोलना आता है, तो फिर हमको क्या चुप रहना माननीय- आता है, मार बोलना खाना आता आता है है? साहब, इसलिए आपको आमंत्रित किया गया। आपको माननीय अच्छा लगता काकड़े है। जी ने बताया कि 26 मई को माननीय आयुक्त जी ने हॉस्पिटल की घोषणा करी। आपकी जानकारी के लिए उस हॉस्पिटल को लगने वाले कूलर का टेंडर 27 मई को निकला और रजत शर्मा जी ने वह हॉस्पिटल बन गया है लोगों की सुविधा के लिए, उसके पहले दिखा दिया। 27 मई को कूलर का टेंडर निकलने के बाद जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था उसमें लोग क्वालिफाई नहीं हुए, इसलिए रीटेंडर 2 जून को किया गया। और 2 जून को रीटेंडर करने के लिए जब वो अधिकारी मुंडे जी के पास गया तो मुंडे जी ने उसको रीटेंडर करने की अनुमति नहीं दी। 2 जून को भी नहीं दी। इसका मतलब मुंडे ने फोटो खिंचाने के लिए उस हॉस्पिटल को बनाया था। अगर चालू करना रहता तो टेंडर करा देता। कागज और फाइल बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। तो अब आपने जनता के सामने क्यों नहीं गए, क्यों इस्तीफा नहीं फेंका महापौर का? आपने मांगा भाई साहब, आपने मांगा इस्तीफा? अरे हमने तो 7 घंटे मैंने नहीं देखा कि आपने कभी महापौर का इस्तीफा मांगा। मर गए। नहीं, महापौर का इस्तीफा आपने मांगा ही नहीं अभी तक। हमने मांगा क्यों नहीं मांगा? मांगना क्यों? थोड़े से अरे क्यों? अरे नहीं, अच्छा, आप जो रोज मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो, सरकार गिराने की बात वो कर रहे हो, वो अच्छा मुख्यमंत्री है, की बात है, लोग वो मांग तो अच्छा रहे है। हैं। आपने मांगा क्या महापौर का किसने इस्तीफा? बोला? किसने बोला? 2400 लोगों नहीं मांगा। को ये सब बोल रहे थे, मांग रहे थे। मर गए हैं, उसका परिवार कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता को माफ नहीं करेगा। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, मत करिए मेरा बात। परिवार मेरी महाराष्ट्र जिम्मेदारी की है, आपका सरकार- नारा है भाई साहब। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, आपका बाकी नारा है। महाराष्ट्र ये बाहर में हमारा जाए। है, बाकी हमारी महाराष्ट्र जिम्मेदारी बाहर में है। जाए। ये जनता के लिए है। नहीं, वो ये अभी कोई कोई विशेष कार्यक्रम केवल मेरा परिवार छोड़ मेरी के जिम्मेदारी है, मेरा बाकी परिवार जनता मेरी जिम्मेदारी, सुन आप जाए। लोग चलाते। एक मिनट शाहर बांधी जी, उधर से खामोश कैसा है, है, बोलिए कैसा है? बोलिए विषय से भटक रहे अपन। हाँ, तो हम तो जनता कर्फ्यू की बात को लेकर के चले थे कि नागपुर में कोरोना क्यों इतना कहर ढा रहा है। कि अपना लॉकडाउन क्यों अनसक्सेस हुआ? वो अब लॉकडाउन गया ना, हो गई उस पर चर्चा। आप बताओ और- कि कोरोना और- फेल नहीं, क्यों हुआ ये- और नागपुर में कोरोना क्यों बढ़ा, ये सैटरडे और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी का क्या हुआ? बरोबर है ना? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ऐसा समझ के सब लोगों ने बिहेव करना चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का बोलना है। बोलना है तो फिर बोलना है कॉर्पोरेशन ना? को आप जिम्मेदार नहीं सोसाइटी- लगाना चाहिए। अरे, मेरे घर में अगर कोरोना पेशेंट मैं- मिलता है मैं तो बोलूं- मैंने देखना चाहिए, इनको तो कुछ नहीं मैं बोलना बोलूं चाहिए। ना मैंने कि लेकिन मैंने जिनके इनको कुछ वजह नहीं से बोलना हुआ चाहिए। उनको तो बोलना पड़ेगा ना, जिनके वजह से हुआ वहां तो बोलना ही पड़ेगा ना। इनकी वजह से, अरे मेरा परिवार मेरे कारण हुआ, आप ये सरकार का नारा है। बरोबर है ना? आप देश बरोबर है ना? में नारा बरोबर है केसेस ना? देख के, शहर में इसका मतलब केसेस आपकी देख के जवाबदारी हम कर कुछ रहे नहीं, हैं। ऐसा नहीं होता ना। कॉर्पोरेशन की जवाबदारी है क्या? वाह, और है तो फिर सबकी है, अकेले की है क्या? सिर्फ वो सत्ता में बैठे हैं, लेकिन हम भी तो विपक्ष में बैठे भाई साहब। आपकी जिम्मेदारी थी महापौर की टांग खींचना। भाई ये साहब, ट्रेंड बहुत दिनों से हमने चल रहा है। कोई बोल के काम ये नहीं ट्रेंड किए। बहुत दिनों से चल हमने रहा है लोटस कि सत्ता छपवा में तुम छपवा रहोगे, के कोई, जवाबदारी विपक्ष को पूछोगे। पैकेट नहीं बांटे। नहीं, पालक हमने मंत्री जो जी ने काम फोटो के किए, साथ बांटे। हमने पालक काम जो मंत्री किए, ने फोटो के साथ एक बांटे, मिनट, ये मत मैं पहले बताइए। बता दूं, पालक एक मंत्री ने मिनट, फोटो के साथ राष्ट्रवादी की बांटे। घड़ी का जनता वो को जो मालूम मास्क है। है, फेस मास्क मेरे पास है, वो राष्ट्रवादी काम की घड़ी जनता का। को- राष्ट्रवादी का घड़ी घड़ी का लगी हुई है। मास्क है, हाँ। खाने पर लगाया नहीं है। अरे खाने अरे पे पालक मास्क मंत्री पे, ने फोटो लेकिन छपाया, प्रचार तो आपने किया। पालक मंत्री ने- राष्ट्रवादी की घड़ी तो पालक बाकी। मंत्री ने फोटो छपाया आपके फेस शील्ड आप पे क्या घड़ी बता का रहे? चिन्ह पालक नहीं मंत्री था, ने फोटो उसमें छपाया। एक पॉम्पलेट था। नहीं। ये पॉम्पलेट हाँ, था और पॉम्पलेट के पॉम्पलेट नियम नीचे थे। में, हाँ, आप नीचे में। वो उस नियम में थे और वहां पे विनीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी। आप ध्यान रखिए, आपके जैसा हमने कभी काम नहीं किया।
कभी भी हमने इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमने अपनी पार्टी राजनीति बनाना नहीं चाहिए, की। राजनीति बिल्कुल नहीं ये की। राजनीति नहीं थी, आज जनता कर्फ्यू का जानती समर्थन है, नहीं कांग्रेस ने, करता। आपका शिवसेना ने, गृह मंत्री है राष्ट्रवादी साहब, ने, पुलिस का कभी बिल्कुल सहयोग नहीं मिला। कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने, शिवसेना ने किसी भी प्रकार की हाँ, राजनीति बोलिए, करने की काकड़े कोशिश जी। तक के नहीं काकड़े की, जी, जो कि देखो। ऑलवेज भारतीय जनता पार्टी ने की। जनता कर्फ्यू इसलिए फेल हुआ कि ये हमारे भरोसे उनकी लोकप्रियता आजमा रहे थे। हम क्यों इनकी लोकप्रियता अच्छा। समझाएंगे? आपके भरोसे थे, हाँ यानी सरकार के भरोसे, हाँ, राज्य हमारा सरकार के सरकार के भरोसे, भरोसे। कारपोरेशन। इनके अपील का लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया। ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है। अच्छा, ये तो उसके लिए जिम्मेवारी जिम्मेदार कौन हमारी है? ये अकेले जिसने जिम्मेदार है? अपील किया। जनता की कोई गलती नहीं है। देखो सीएम विपक्ष की कोई गलती प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था, सारा सर, देश एक बंद बात- हुआ। सर, आपको एक भी बात- लगा कि मैं भी प्रधानमंत्री के बराबरी का हो गया, सर, मेरी एक अपील भी बात मानेंगे, उसमें नहीं माना। समझ लीजिए। हमारी थोड़ी जिम्मेवारी है। जनता कर्फ्यू फेल होने का सिंपल एक रीजन है कि जनता इस कर्फ्यू से, यानी उस 3 महीने के कर्फ्यू से ही ऊब गई थी। दूसरी बात, उनको तब ध्यान में आ गया कि अपनी सुरक्षा ही अपने को करना है, अपना पेट ही खुद पालना है, तो उसके वजह से उसको अपना काम करके ही अपनी वाली सुरक्षा करना था। उसके वजह से उसको जनता को कर्फ्यू की चलिए जरूरत एक थी अंतिम नहीं। सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनता कर्फ्यू किसकी वजह से फेल हुआ, किसकी वजह से सक्सेस हुआ, और जनता के हाल बेहाल क्यों हुए, किसका परिवार किसकी जिम्मेदारी है, ये सब विषय पर हमने चर्चा करी। अब अंतिम सवाल पर बढ़ते हैं। जनता जान चुकी है कि आखिर गलती किसकी है, और हमारे शहर के जिस प्रकार जो जनप्रतिनिधि है किस प्रकार तू मैं करके हम जनता का नुकसान कर रहे हैं। मित्रों, इसको समझने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है। आने वाले चुनाव में आपको सोचना है कि हमारा सच्चा नगर सेवक, हमारा सच्चा जनप्रतिनिधि कौन होगा। लेकिन मित्रों, आज नागपुर शहर के अस्पतालों में जगह नहीं है। आज नागपुर शहर में कोरोना के पेशेंट फिर भी बढ़ रहे हैं। 2,500 टेस्टिंग होने के बाद भी 800-850 केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो सोचना हम सबको है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि अस्पतालों में अब जो मरीज जा रहे हैं उनके लिए कारपोरेशन क्या कर रही है, उनके लिए जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में जो लूट हो रही है, जो 19-19 लाख के 13-13 लाख के बिल निकाले जा रहे हैं। एक व्यापारी 13 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा, 13 दिन तक उससे 13 लाख रुपए ले लिए गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे पास नाम और आंकड़े सभी हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी मौत हो जाती है। मित्रों, मैं एक गंभीरता से इस एकदम गंभीर सवाल पे, एक मार्मिक सवाल पे आप सबकी राय जानना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी पार्टी की तरफ से या अपने समूह की तरफ से क्या क्या करना चाहते हैं ताकि नागपुर का भला हो। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि बिल्कुल मार्मिकता से जवाब दीजिए इसका कि नागपुर का भला कैसे होगा। बोलिए। जनता कर्फ्यू का महापौर जी ने आह्वान किया था, उस कर्फ्यू मानने के लिए जनता ही खुद बाध्य नहीं थी। उसका कारण ऐसा था कि इतना जिस प्रकार से सत्ताधारियों का आज तक का देखा गया कि इन्होंने किसी भी प्रकार का, नागपुर कॉरपोरेशन ने कोई भी नागरिक की व्यवस्था नहीं की। राजनीति नहीं, आप बताइए, आप लोग क्या करेंगे? वो नागरिक राष्ट्रवादी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, बस वो बताइए व्यवस्था आप। नहीं की गई। इसीलिए हमने हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री माननीय राजेश टोपे साहब, गृह मंत्री हमारे अनिल देशमुख साहब, हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब, पालक मंत्री श्री नितिन जी राउत साहब, इनके साथ में टाइम टू टाइम मीटिंगें लेके जीएमसी हो, आईजीएमसी हो और भी कई प्राइवेट दवाखाने में जो अव्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी सुरक्षित रूप से विभागीय आयुक्तों में बैठ के उन्होंने लाने की पूरी तरीके कोशिश की। ऐसी सारी गाइडलाइंस, और जहाँ पे जिस चीज़ की, यहाँ के नागपुर के डीन को पूछ लीजिए कि कोई भी चीज़ की आपको कमी है, उस कमी को पूरी आपका करने लास्ट का काम कमेंट किया। कि क्या करना चाहेंगे आप या क्या करवा रही है आपकी ऐसा सरकार? है कि सरकार ने जो जो आवश्यक चीज़ें थी वो करने की पूरी कोशिश की है। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि हम लोग 100% उसमें सक्सेस हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ की बात है या फिर वहाँ के जो सामान लगता है, उनको मेडिकेटेड इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सारा देने की व्यवस्था सरकार ने की है। कारपोरेशन के ये दवाखाने हैं, उसमें कारपोरेशन ने भी व्यवस्था की है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बिल्स आ रहे हैं, वो डिवीजनल कमिश्नर के साथ में बैठ के, जिस समय वो हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करना था, उस समय उनको प्रोफार्मे दिए हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट होने के बाद में आपका कितना कितना बिल निकलेगा। अगर वो नाम से बिल नहीं आता तो म्यूनिसिपल कमिश्नर ने ये भी जाहिर किया है कि आप उनकी तकरार करो, आप उसकी कंप्लेंट करो।
मुझे ऐसा लगता है चाहे कारपोरेशन रहे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट रहे, एडमिनिस्ट्रेशन रहे, ये आपत्ति से निकलने के लिए और जनता को मदद करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है और प्रयत्न करेगी। चलिए आदरणीय काकड़े जी बताइए आपका लास्ट कमेंट। मैं इतना ही बोलना क्या कर चाहता सकते हैं हम हूँ, लोग मैं इतना ही नागपुर को बोलना बचाने के लिए? जी ना, इतने ही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कोई इसमें राजनीति ना ढूंढे, राजनीति ना करे। जितना सब मिल के तय होता है कोऑर्डिनेशन से, क्योंकि संवाद ये लोकतंत्र का मूल है, संवाद ये बीज है लोकतंत्र का। अगर संवादहीनता आ गई तो ये सब बखेड़े खड़े होते हैं, फिर तेरी मेरी अच्छी कि उसकी अच्छी, ये सब नहीं होना चाहिए। अभी भी वक्त है, बहुत बुरी तरीके से वक्त से गुजर रही है हम, तो हमको ये लोकप्रियता का कि मेरी लोकप्रियता ज़्यादा या उसका, इसका पैमाना और इसका मेजरमेंट कोविड से नहीं करना चाहिए। उससे बीमारी से निपटने का काम हमने करना चाहिए, पिछली गलतियों को भूल के। मैं इतना ही आह्वान करता हूं। क्या बात है तिवारी जी, लास्ट कमेंट और उसके बाद हम चर्चा को समाप्त करेंगे। नागपुर महानगर पालिका ने कोविड को कंट्रोल करने की दृष्टि से ग्राउंड लेवल पर जो काम करने चाहिए थे वो काम नहीं किए गए थे। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप बारंबार कितना भी कहे सत्ता में आप थे, लेकिन निगम आयुक्त के पास अधिकार होने के बाद, उनको बारंबार सूचना देने के बाद, 7-7 घंटे भाषण देने के बाद, लेखी पत्र देने के बाद भी नहीं हुए। 20 अगस्त को नागपुर महानगर पालिका की एक सभा थी। उस सभा में जिन विषयों पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं विषयों के लिए मैंने एक स्थगन प्रस्ताव लगाया था। उस स्थगन प्रस्ताव पे करीब 1.5 घंटे मैंने अपना भाषण दिया और उसमें मैंने निवेदन किया कि इस शहर को संचालित करने के लिए सुदृढ़ रूप से हमने क्या क्या कार्रवाई करना चाहिए। अनायास ऐसा हुआ कि 20 तारीख को सभा हो गई। उसके बाद माननीय सीनियर प्रफुल्ल जी गुर्दे ने एक निवेदन किया, महापौर जी ने एक बैठक ली और एक समिति बनाई, जिस समिति के माध्यम से हर व्यक्ति को अलग अलग जवाबदारी दी गई। और जिस दिन उसकी मीटिंग हम लेने वाले थे, उसी दिन माननीय तत्कालीन आयुक्त मुंडे जी को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वो उस मीटिंग में नहीं आए। दुर्भाग्यवश दूसरे दिन मेरे परिवार में भी 6 लोग पॉजिटिव आ गए। और शासन का नियम है, मैं मानता हूं कि नियम से चलना चाहिए, इसलिए मैं भी 17 दिन तक के अपने घर में क्वारंटाइन रहा। इस बीच में मैं निगम आयुक्त ने जो नए आए हैं इनसे मेरी चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो चीज़ें मैंने स्थगन प्रस्ताव में सभागृह में रखी थी वह सारी चीज़ों पर निगम आयुक्त महोदय ने काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि निगम आयुक्त महोदय ने मुंबई शहर में कोरोना फाइट करने के लिए काम किया, इसलिए उनको बताने की आवश्यकता नहीं थी कोरोना से कैसे लड़ा जाए। मैं बहुत सामान्य सी बात बताता हूं कि 20 जून के सभागृह में मैंने कहा था कि जीएमसी और आईजीएमसी में इतने डॉक्टर और स्टाफ नहीं है कि हम 1200 बेड यूटिलाइज कर सके, वहां 600 बेड खाली रहती है। आवश्यकता क्या थी? वहां पर कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट करना। मुंडे जी ने प्रयास नहीं किया, मैं ये नहीं कहता। मुंडे जी ने क्या करना चाहते हैं, मुंडे बात को करके क्या हो रहा है मैं आपको क्या पहले क्या हुआ भूल जाइए सर। अब उस बात क्या क्या कर रहे हैं वो बता रहा हूं भाई साहब, क्या कर रहे हैं वो बता रहा हूं मैं। बताइए क्या नहीं हुआ और क्या कर रहे हैं ये बता रहा हूं। बताइए। 4 बार में लोग कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आए। नए आयुक्त ने आने के बाद में उसे एक संशोधन किया। मैं सबका गौर चाहूंगा उस बात के ऊपर। बिल्कुल सरकार ने कहा है कि कोई एमडी डॉक्टर हमारे यहाँ नौकरी करता है तो उसको 2 लाख रुपए का पेमेंट दिया जाएगा। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक प्रयोग किया और उन्होंने शासन से मिलने वाले पैसे के अलावा एडिशनल पेमेंट महानगर पालिका देंगी ऐसा निर्णय लेकर के ज्यादा पगार पर लोगों को आमंत्रित किया। इसका फायदा यह हुआ कि मुंबई के हॉस्पिटल में बड़े प्रमाण में एमडी किए हुए फिजिशियंस वहां पहुंच गए। इस आयुक्त ने आने के बाद अपने उस अनुभव का फायदा लिया और जो डॉक्टर को 2 लाख रुपए पेमेंट दिया जाने वाला था उसे 2.5 लाख रुपए पेमेंट देने का निर्णय लिया, जिस कारण हमारे पास डॉक्टर इंटरव्यू के लिए आए और कुछ ज्वाइन हुए। हमारे पास जो बीएमएस डॉक्टर को 60,000 रुपए मानधन दिया जाता था उसको 1 लाख रुपए देने का निर्णय इस आयुक्त ने लिया, इसलिए बीएमएस के डॉक्टर भी आ गए। जो हमारे बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस ये डॉक्टर्स को 30,000 रुपए दिया जाता था उनको 60,000 रुपए देने का निर्णय इस आयुक्त ने लिया कि यह खर्चा महानगर पालिका वहन करेगी और वो भी आ गए। जो नर्सेस को 15,000 रुपए दिया जाता था उसको 30,000 रुपए देने का निर्णय लिया। बढ़िया। और ये सब इसलिए हो सका कि प्रशासन और सत्ता पक्ष के पदाधिकारियों ने आपस में मिलकर के निर्णय किया कि बजट में इसका प्रोविजन करना है। कुल मिला के इसकी परिणति देखिए आप, आज आईजीएमसी में महानगर पालिका ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 62 डॉक्टर दिए। बढ़िया। उसमें 1 रुपया खर्चा भी महानगर पालिका के माध्यम से एडिशनल पेमेंट है वो दिया जाएगा, बाकी राज्य सरकार ही दे रही है। आईजीएमसी को 1 रुपया नहीं देना है। लता मंगेशकर दवाखाने में हमने डॉक्टर दिए। महानगर पालिका के जो दवाखानों में एक भी डॉक्टर नहीं था, एक हॉस्पिटल चालू था महामहिम के राज्य में जिसकी मुखिया मैटरनिटी की डॉक्टर थी, यानी गायनोकोलॉजिस्ट एमडी थी। प्रफुल्ल गुर्दे जी मेरे साथ जब वहां विजिट को गए तो हमको हंसी आई कि गायनोकोलॉजिस्ट कोरोना का इलाज करेगी क्या।
ईसीजी कौन देखता है? बोले बाहर से बुलाना पड़ता है कि हम निकाल तो लेते हैं लेकिन रीड करना नहीं आता। वहां 14 डॉक्टर काम कर रहे हैं। वर्तमान आयुक्त ने आने के बाद में जो प्रैक्टिकल आवश्यकता थी उनको प्रतिपूर्ति किया। ऑक्सीजन की कमी थी, उसको देखने के लिए फॉरेस्ट के लोगों को नियुक्त किया। आपकी जानकारी के लिए नागपुर शहर में केवल आयुक्त नहीं, 7 आईएएस ऑफिसर काम कर रहे हैं, 7, और आयुक्त को रिपोर्टिंग करते हैं। आईजीएमसी और जीएमसी में एक आईएएस ऑफिसर बैठा है जो वहां की व्यवस्था देखता है, और बाकी आईएएस ऑफिसर नागपुर शहर के बाकी लोगों की व्यवस्था देखते हैं, बाकी जोन की व्यवस्था देखते हैं। कोविड महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के लिए जीएमसी या आईजीएमसी जाना पड़ता था। कोविड की स्थिति में जीएमसी या आईजीएमसी जाने के लिए लोग तैयार नहीं थे। इस आयुक्त ने दबाव डाल करके महानगर पालिका का खुद मैटरनिटी हॉस्पिटल कोविड का चालू किया। यही इस आयुक्त की उपलब्धि है। किसी की रिपोर्ट अगर निगेटिव आई है तो उसको कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता, भले उसकी सांस बढ़ रही है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, रिपोर्ट लेके आ तो एडमिट करूंगा, कारण शासन का परिपत्र है। महानगर पालिका ने एक वॉक इन हॉस्पिटल पांचपावली में चालू किया है कि किसी की अगर ऐसी स्थिति है, रिपोर्ट निगेटिव है, वहां आए, हम वहां उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। ये महानगर पालिका ने किया। इतने ही नहीं भाई साहब, एम्बुलेंस की संख्या 28 से बढ़ा करके 65 नागपुर महानगर पालिका ने की। मुंडे जी के साथ जब हम बैठे थे, दुनेश्वर भाऊ मीटिंग में थे, उस मीटिंग में हमने अहवाल लिया कि मुंडे जी के समय जो 7 हॉस्पिटल है उसमें कितनी बेडमर पेशेंट एडमिट है। मुंडे जी के कागज में 1800 कुछ लिखा हुआ था, हमने जब आंकड़े लिए तो 550 बेड उपलब्ध थी। आज इस आयुक्त के आने के बाद हमने मुंडे जी से कहा था कि आपके पास पूरे अधिकार है, आप हॉस्पिटल को धमकाइए कि अगर आप हमको हॉस्पिटल नहीं देंगे तो हम हॉस्पिटल बंद कर देंगे, लेकिन मुंडे जी वो नहीं कर सके। इस आयुक्त ने सौम्य स्वभाव का होने के बावजूद हॉस्पिटलों को यह बताया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन बंद कर दूंगा। आज 57 हॉस्पिटल है, मुंडे जी के समय 7 थे, और 4000 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा कारपोरेशन काम कर रही है, और ये खुशी की बात आपने बताई कि अब जो वर्तमान आयुक्त है आप की सुन रहे हैं, काश की वे जनता कर्फ्यू के समय भी आपकी सुन लेते तो वो नौबत नहीं आती। हमने घूम फिर करके चक्रव्यूह वहीं लाके खड़ा कर दिया कि आखिर जनता कर्फ्यू फेल क्यों हुआ। इनकी कारपोरेशन के जो आयुक्त है वो अभी सुन रहे हैं, सिर्फ जनता कर्फ्यू के लिए इनकी नहीं सुने। मैं निवेदन करता हूं नागपुर की जनता को कि दुआ करें कि हमें यहाँ से कोरोना भागे, कोरोना जल्दी भागे और हम सब लोग स्वस्थ हो, हमारी सरकार अच्छे से चलती रहे, चाहे वो राज्य की हो डगमगाती या नागपुर की हो हिलती डुलती या बौखलाती। लेकिन हम निवेदन करते हैं कि हमारे जो तिवारी जी है, दया भैया है, वे भावी महापौर है, जल्दी ही जनवरी फरवरी में वे कुर्सी पर बैठे और तब तक कोरोना भागे। और हमारे काकड़े जी, दुनेश्वर पेठे जी, सावर बांधे जी, उनका सत्कार करें, उनका सम्मान करें, और यहाँ की कटुता भूलकर हम फिर से हंसी खुशी नागपुर को सुजलाम सुफलाम बनाएं, सुजलाम सुफलाम बनाएं। मित्रों धन्यवाद। आज का चक्रव्यूह यही हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर भेंट होगी, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली बार फिर नए विषय के साथ। आपका सुदर्शन चक्रधर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।